हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं फिजिक्स संकल्पना। और शुरू करने वाले हैं आज परमाणु चैप्टर का वीडियो नंबर 4। 3 वीडियो पहले ही हो चुकी हैं। पहले वीडियो में हमने पढ़ा अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, दूसरे में हमने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ा और तीसरे में बात की हमने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से संबंधित कुछ चीज़ों की, जैसे संघट्ट प्रचाल क्या होता है, किसी भी परमाणु के नाभिक का आकलन कैसे किया जाए, उसका आकार क्या है, ये कैसे देखा जाए, हमने तीसरे वीडियो में बात की। और आज का जो वीडियो है वो इस चैप्टर का, ये मान लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसका नाम है बोहर का परमाणु मॉडल। और आज हम जानेंगे बोहर मॉडल क्या है, क्या क्या उसके अंदर बातें की गई हैं, कैसे रदरफोर्ड मॉडल से बोहर मॉडल की उत्पत्ति हुई, क्या क्या चीजें उन्होंने पिछले वाले उठाई और क्या क्या उन्होंने नई इसमें जोड़ा है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेडिंग लगा लीजिए सब, बोहर का परमाणु मॉडल। बोहर का परमाणु मॉडल। बच्चों 1911 में रदरफोर्ड साहब ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया 1911 में। लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जिनके बारे में रदरफोर्ड बिल्कुल भी व्याख्या नहीं कर सके, जैसे परमाणु का स्थायित्व। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि कितनी कमियां हैं रदरफोर्ड के मॉडल में। 2 कमियों की हमने बातें की थी वहां, कि परमाणु स्थायी नहीं है रदरफोर्ड के हिसाब से। मतलब उन्होंने ये बात नहीं की, लेकिन उनका मॉडल कहीं ना कहीं ये बात कह देता है कि रदरफोर्ड, ये हमारा जो परमाणु है वो क्या है, अस्थायी है। दूसरा, रदरफोर्ड का मॉडल ये हमें समझा देता है, या उससे हमें ये पता चल जाता है कि परमाणु से निकलने वाला जो स्पेक्ट्रम होगा वो सतत होगा। लेकिन सच में बच्चों, परमाणु से निकलने वाला स्पेक्ट्रम सतत ना होकर कैसा होता है, विविक्त होता है, जिसकी व्याख्या रदरफोर्ड अपने मॉडल में नहीं कर सके और इसीलिए ये मॉडल असफल रहा। 1911 के बाद 1912 में ही रदरफोर्ड की लैब में ही नील बोर नाम के साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारी चीजें देखी और 1913 में अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया परमाणु का, जिसको नाम देते हैं बोर का परमाणु मॉडल। बच्चों इसमें बहुत सारी बातें वही हैं जो रदरफोर्ड ने कही थी, कि परमाणु के केंद्र में नाभिक बैठा हुआ है जिसमें सारा का सारा धनावेश है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। यही बात नील बोर ने कही। लेकिन जो कमियां रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में रह गई थी वे पूरी करते हैं नील बोर। कैसे करते हैं अभी देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना नील बोर का परमाणु मॉडल पढ़ना और जानते हैं नील बोर ने अपने परमाणु मॉडल में क्या क्या बातें कही। रदरफोर्ड की जो पहली कमी है बच्चों वो ये है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी नाभिक के चारों ओर घूमता है तो वो हर एक कक्षा में घूम सकता है, कहीं भी घूम सकता है। मान लीजिए ये नाभिक है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ 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 हर जगह घूम सकता है, जिसके कारण इस इलेक्ट्रॉन के पास हर प्रकार की ऊर्जा हो सकती है। और अगर इसके पास हर प्रकार की ऊर्जा होगी तो ये हर प्रकार की ऊर्जा अपने अंदर से उत्सर्जित भी करेगा। इसका मतलब है जब हम बाहर इसकी ऊर्जा को देखेंगे तो उस ऊर्जा में हर प्रकार की तरंग दैर्ध्य में प्राप्त होगी। मतलब जो स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा, जो हमें रेखाएं मिलेंगी, जो तरंग दैर्ध्य मिलेंगी, वे कैसी होनी चाहिए, सतत। लेकिन होती कैसी है, रेखीय या विविक्त। कुछ होती हैं, कुछ गायब होती हैं। सच में ऐसा हुआ। तो इसी बात को बोहर साहब ने कैसे दूर किया, उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वे नाभिक के चारों ओर कुछ विशेष कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि यहां भी घूम सकता है इलेक्ट्रॉन, यहां भी ना। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन अगर इस कक्षा में घूम सकता है, इस कक्षा में घूम सकता है, तो इलेक्ट्रॉन कभी भी इन 2 कक्षाओं के बीच में चक्कर नहीं लगा सकता। कोई इलेक्ट्रॉन या तो यहां चक्कर लगाएगा या यहां चक्कर लगाएगा। ऐसे दूर किया बोर ने इस कमी को। कैसे दूर हुआ समझो। अगर इलेक्ट्रॉन यहां घूमेगा और यहां घूमेगा और यहां नहीं घूम पाएगा तो उसका मतलब उस इलेक्ट्रॉन के पास यहां की ऊर्जाएं नहीं होंगी, और जब उसके पास ये ऊर्जाएं नहीं होंगी तो वो अपने अंदर से इन ऊर्जाओं को निकाल लेगा कैसे। और जब वो इन ऊर्जाओं को अपने अंदर से नहीं निकाल लेगा तो हमें पर्दे पे ये ऊर्जाएं दिखाई भी नहीं देंगी तरंग दैर्ध्य के रूप में। मतलब जो हमें स्पेक्ट्रम मिलने वाला है उसमें कुछ रेखाएं होंगी और कुछ नहीं होंगी। इसका मतलब स्पेक्ट्रम कैसा है, रेखीय। इस तरीके से बोर साहब ने इस पहली दिक्कत को दूर कर दिया रदरफोर्ड साहब की। लिखते हैं इसको, समझते हैं। समझा मैंने आपको दिया, आपको लिखना है। ये क्या लिखा, इलेक्ट्रॉन
नाभिक के चारों ओर केवल कुछ विशेष कक्षाओं में ही परिक्रमण कर सकते हैं। कुछ विशेष कक्षाओं में ही परिक्रमण कर सकते हैं। ये बात की बोहर ने। उन्होंने कहा ना, जैसे रदरफोर्ड साहब कह रहे हैं ना कि कहीं भी घूम सकता है, वैसे देखो रदरफोर्ड साहब ने ये नहीं कहा कहीं भी घूम, उन्होंने कहा घूमता है। उनकी बातों से ये निकाल लगा कि कहीं भी घूम सकता है। जब उन्हें पूछा गया बताओ कि कहीं भी घूम सकता है, तो वे भी इसका जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि भाई नहीं, हर जगह नहीं घूम सकता। बोर्ड साहब ने कहा कुछ विशेष कक्षाएं हैं, इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं। ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर कहते हैं। मान लीजिए ये नाभिक है, ये नाभिक के पास पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा। इसको बोलेंगे पहला ऊर्जा स्तर, इसको बोलेंगे दूसरा ऊर्जा स्तर और इसको बोलेंगे तीसरा ऊर्जा स्तर। क्यों? क्योंकि इन कक्षाओं की अपनी ऊर्जा निश्चित है। मान लीजिए इसकी ऊर्जा 10 है तो इसकी हमेशा ऊर्जा 10 ही रहेगी। इसकी 8 है, इसकी 7 है। मैं वैसे ही नंबर दे रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है कि 8 10 7 ऐसे होता है। मतलब अगर इसकी 7 है तो ये हमेशा 7 ही रहेगी। मतलब इन कक्षाओं की ऊर्जा नियत है, इसलिए इनको बोलते हैं ऊर्जा स्तर। और इलेक्ट्रॉन अगर इस कक्षा में घूम रहा है तो वो इसके बाद इसी कक्षा में घूम सकता है। इन दोनों के बीच भी कहीं किसी कक्षा में वो नहीं घूम सकता। ये था पहला पॉइंट बोहर के परमाणु मॉडल का। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। बात करते हैं दूसरे मॉडल, दूसरे पॉइंट की। क्या कहते हैं बोहर साहब कि इलेक्ट्रॉन, देखो वैसे तो जब एनसीईआरटी की बात करते हैं उसमें 3 ही पॉइंट दे रखे हैं, लेकिन मैं इसको तोड़ तोड़ के 4 या 5 पॉइंट लिखूंगा जिससे आपको आसानी हो समझने में। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, परिक्रमण करते हैं, जिनमें या जिनके लिए उनका मतलब इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग, उनका कोणीय संवेग। बच्चों कोणीय संवेग आपने 11th में पढ़ा होगा, अगर पढ़ा है इसको प्रदर्शित करते हैं L वेक्टर से या J वेक्टर से। जिनके लिए उनका, जिनके लिए मतलब कक्षाओं के लिए, उनका मतलब इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज होता है, इसको समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है ये कि मान लीजिए ये नाभिक है, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, जिनको हम ऊर्जा स्तर बोल रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है उसका कोणीय संवेग होगा h/2π। सुनना ध्यान से, इस पहली कक्षा में कोणीय, अब आपको कोणीय संवेग नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, बस अभी ध्यान रखो कोणीय संवेग की बात कर रहा हूं मैं। दूसरी कक्षा में उसका कोणीय संवेग होगा 2h/2π, तीसरी कक्षा में होगा 3h/2π। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग पहली कक्षा में है तो वह है h/2π, दूसरी कक्षा में 2h/2π, तीसरी कक्षा में 3h/2π, चौथी कक्षा में 4h/2π। यही तो लिखा, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनके लिए उनका कोणीय संवेग, ये क्या है? कोणीय संवेग उस इलेक्ट्रॉन का जो पहली कक्षा में घूम रहा, देखो यहां क्या लिख रहा है 1, जो दूसरी में घूमेगा उसका होगा 2, तीसरी में घूमेगा 3, चौथी में घूमेगा 4, और हर में क्या है h/2π, 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 h/2π का पूर्ण गुणज, मतलब 1 2 3 4। क्या आपको कहीं 1.5 दिखा? क्या नहीं दिखा? क्या मैंने ऐसा लिखा है 1.5 h/2π? क्योंकि ये पूर्ण गुणज नहीं है, या तो 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3। क्या समझ आया? ये इलेक्ट्रॉन हर जगह चक्कर नहीं लगा सकता,
इलेक्ट्रॉन को पहले ये देखना पड़ेगा कि जिस कक्षा में मैं चक्कर लगा रहा हूं वहां मेरा कोणीय संवेग किसका, इलेक्ट्रॉन का, वो h/2 का पूर्ण गुणज है या नहीं है। अगर वो पहली कक्षा में घूम रहा है तो वहां उसका होगा h/2, अगर वो 10वीं कक्षा में घूम रहा है तो वहां होगा 10h/2। अब ये होता क्या है, कोणीय संवेग। अभी कोणीय संवेग को प्रदर्शित किससे करते हैं, L से। तो L कितना होना चाहिए बच्चों, h/2 का पूर्ण गुणज, और मैं यहां लिख देता हूं n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। बच्चों इस L का फॉर्मूला अगर 11th में आपने पढ़ रखा है तो आपने पढ़ा होगा mvr sin थीटा। L क्या है, कोणीय संवेग, m क्या है, द्रव्यमान, v क्या है उसकी चाल, r क्या है त्रिज्या जिसमें घूम रहा है रास्ता, थीटा क्या है v और r के बीच का कोण। अगर किसी भी चीज का आपको कोणीय संवेग निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। जैसे मुझे यहाँ इलेक्ट्रॉन का निकालना है तो यहाँ m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेग, r क्या है, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या जिस पथ में घूम रहा है, थीटा क्या है, v और r के बीच का कोण। और बच्चों आपको पता है जब कोई चीज वृत्तीय पथ में घूमती है तो उसकी त्रिज्या पथ की और वस्तु का वेग कितने एंगल पे होते हैं, 90 पे। तो थीटा कितना आ गया, 90। मतलब जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ में घूमेगी तो v और r के बीच का कोण हमेशा कितना होगा, 90। तो साइन 90 कितना होता है, 1। तो l का मान कितना आया, mvr। तो यहां से L की जगह मैंने रखा mvr इक्वल्स टू nh/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जब हम अगले वीडियो में कक्षाओं की त्रिज्या निकाल लेंगे, उनका वेग निकाल लेंगे, इलेक्ट्रॉनों का ऊर्जा निकाल लेंगे, तब ये काम आएगा। ये दूसरा पॉइंट बच्चों हमें ये चीज बताता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या है, क्वांटा या क्वांटीकरण है उसका। क्वांटीकरण का मतलब होता है पैकेट पूरा। मतलब आप दुकान पे गए तो आपने कहा इस कि भाई हमें नमक की थैली चाहिए, तो नमक की थैली या तो आपको 1 मिलेगी या 2 मिलेगी या 3 मिलेगी, ऐसा तो नहीं मिल सकता 1.5 थैली मिलेगी, नहीं। तो ये 1 2 3 ये पूरा पूरा होना इसको बोलते हैं क्वांटीकरण। तो यहाँ किसका क्वांटीकरण हो रहा है बच्चों, h/2 का। किसका, h/2। मतलब कि जो संवेग ये कोणीय संवेग है ये हमें पैकेटों में मिलेगा। किसके पैकेटों में, h/2 के। भाई आपका कोणीय संवेग कितना है, h/2। किसी दूसरे को पूछा कितना है, 2h/2। तीसरे को पूछा कितना है, 3h/2। मतलब आपको जो कोणीय संवेग मिलेगा ना वो पूरे रूम में मिलेगा, 1 2 3। इसलिए इस समीकरण को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बोहर का कोणीय संवेग। कोणीय संवेग क्वांटीकरण संबंध। क्वांटीकरण संबंध मतलब ये किसका संबंध बता रहा है, क्वांटीकरण का। किसके क्वांटीकरण का, कोणीय संवेग के। उम्मीद है मैं आपको ये समझा पाया हूँगा। अगर समझ आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। क्या बातें की अभी कि भाई हर जगह नहीं घूम सकता इलेक्ट्रॉन, कुछ विशेष कक्षाएं हैं और उन विशेष कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होगा वो h/2। जहां h क्या है, प्लांक का नियतांक, बहुत बार पढ़ लिया आपने। h क्या है, प्लांक का नियतांक, ध्यान रखना। h/2 का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। बात करते हैं आगे बढ़ते हुए। दूसरी दिक्कत क्या थी रदरफोर्ड के मॉडल में। रदरफोर्ड का मॉडल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। बहुत बढ़िया, सबने माना हाँ। लेकिन जब बोहर को ये पूछा गया कि यार आपका इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में घूम रहा है, इसका मतलब ये एक त्वरित कण है और इलेक्ट्रॉन पे होता है आवेश, मतलब इलेक्ट्रॉन जब वृत्ताकार गति कर रहा है तो वह एक त्वरित आवेशित कण है। रदरफोर्ड ने कहा बिल्कुल, आगे बोल लो क्या बोलना है। उन्होंने कहा यार मैक्सवेल साहब 1864-65 में, बच्चों मैंने किसी वीडियो में पिछले 1-2 वीडियो में ये टाइम 1835 बोल दिया है, उसके लिए सॉरी, आप इसको ठीक कर लेंगे। वो 1865 में था, मैंने कहीं मैक्सवेल का नाम लेके ना 1835 बोल दिया, तो वो उसको थोड़ा चेंज करेंगे, 1865 है। तो हमने कहा कि यार मैक्सवेल ने तो ये कहा कि जो भी आवेशित कण है वो घूमते हुए ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। भाई मान लीजिए कोई आवेशित कण है इलेक्ट्रॉन, अगर वो घूमेगा ना, अगर उसकी गति कैसी है, त्वरित गति, मतलब उसका वेग बदल रहा है, तो वो अपने अंदर से ऊर्जा निकाल लेगा। ये मैक्सवेल साहब बता के गए हैं और ये बात सच है।
कोई आवेशित कण अगर ऐसी गति कर रहा है जिसमें उसका वेग बदल रहा है तो वो अपने अंदर से क्या निकाल लेगा, ऊर्जा। रदरफोर्ड को कहा कि यार ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन वृत्तीय गति करते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जन करेगा ना। रदरफोर्ड ने कहा हाँ, तो जब ये ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो उसकी ऊर्जा लगातार कम होती जाएगी क्या। रदरफोर्ड ने कहा होनी चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन घूमता 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 ऐसे नाभिक में नहीं गिर जाएगा लास्ट में, और अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर गया तो फिर परमाणु का स्थायित्व कैसे बचेगा, परमाणु तो खत्म हो जाएगा। इसको कैसे सही किया बोर्ड साहब ने, उन्होंने लगा दी इसके ऊपर टेप। उन्होंने कहा कि भाई जब इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में घूमता है, वृत्तीय गति करता है, तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता। लिखते हैं इसको, तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमण करते हुए ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। लगा दिया। कोई अब बताओ कैसे करोगे इसको, कि उनका निकालता ही नहीं, कैसे गिरेगा ना जाके नाभिक में। इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल रहा है ऊर्जा, वो तो घूम रहा है मजे में, उसकी ऊर्जा नियत है, बताओ। लेकिन मैक्सवेल साहब तो बता के गए हैं कि घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन त्वरित आवेश क्या निकाल लेगा अपने अंदर से, ऊर्जा। तो भाई तुमने कहा नहीं निकालना, इन्होंने कहा हाँ हमने कह दिया। उन्होंने कहा कारण बताओ, इन्होंने कहा कोई कारण ही नहीं है। तो तुम कैसे कह रहे भाई ये सही है। बोर साहब ने कहा कि आप जब मैक्सवेल साहब को याद करते हो, मैक्सवेल की कही हुई बातों को याद करते हो, तो मैं मानता हूं कि वे सही हैं, लेकिन वे क्लासिकल फिजिक्स में सही है, बड़ी बड़ी चीजों के लिए सही है। आप पढ़ रहे हो क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मतलब बहुत छोटे लेवल पे। अरे परमाणु कितना है, 10 की घात -10 मीटर, उसके अंदर नाभिक 10 की घात -15 मीटर, इतने छोटा सा लेवल की बात कर रहे हैं। क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स जानते हो, नाम तो सुना होगा आपने। यहां हर चीज लागू हो जाए जो बड़े लेवल पे लागू होती है, ये बात सही नहीं है। मैक्सवेल साहब अपनी जगह सही है, वे सही कह के गए हैं, लेकिन मैक्सवेल की कही हुई बातें क्वांटम फिजिक्स में लागू हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्वांटम फिजिक्स में क्लासिकल फिजिक्स के कुछ रूल क्या हो जाएंगे। क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं बच्चों पुराने वाली फिजिक्स, जो मतलब बड़े लेवल पे बात करती है, जिसमें न्यूटन को पढ़ते हैं हम, ठीक है। और ये है छोटे लेवल। यहाँ क्लासिकल फिजिक्स की सारी बातें लागू नहीं होंगी, इसलिए आपको मेरी बात ये माननी पड़ेगी कि कोई इलेक्ट्रॉन घूमते हुए ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा जब वो नाभिक के चारों ओर घूमेगा। और अगर वो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा तो इसका मतलब है उसकी ऊर्जा स्थिर रहेगी और लगातार घूमता जाएगा। लोगों को मानना पड़ा कि हाँ यार सही है ये। लेकिन इन्होंने साथ में क्या जोड़ा कि करता है ऊर्जा का उत्सर्जन, लेकिन कक्षा में घूमते हुए नहीं ना। जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर से, मान लीजिए ये नाभिक है, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, उन्होंने कहा यहां से अगर वो यहां आएगा, मतलब तीसरी से दूसरी में, इसको बोलते हैं उच्च ऊर्जा स्तर और इसको बोलते हैं निम्न ऊर्जा स्तर। ये उच्च ऊर्जा और ये फिर निम्न, मतलब जैसे जैसे आप पास आते जाओगे ऊर्जा कम होती जाएगी, दूर जाओगे तो ऊर्जा बढ़ेगी। वो मैंने अगर आप यहाँ लिख के आपको उल्टा दिखा दिया हो तो उसके लिए सॉरी, नाभिक से दूर जाते हुए ऊर्जा बढ़ेगी, ध्यान रखना। तो उन्होंने कहा कि घूमते हुए ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते। अगर कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तब वो अपने अंदर से क्या नहीं करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन, अपने अंदर से ऊर्जा निकाल देगा। क्यों निकाल देगा भाई, मैंने अभी बताया था आपको कि मान लीजिए यहाँ ऊर्जा 10 है और यहाँ 8 है। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है तो उसकी ऊर्जा कितनी है, 10। उसने सोचा चलो यार यहाँ घूमेंगे दूसरे में, तो वहां वो 10 ऊर्जा के साथ नहीं घूम सकता। वहां उसको घूमने के लिए अपनी ऊर्जा को कितना करना पड़ेगा, 8। और अपनी ऊर्जा को 8 करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को 10 में से 2 ऊर्जा बाहर निकालनी पड़ेगी, तब वो अपनी ऊर्जा 8 करके कहां जाएगा, निम्न ऊर्जा स्तर में। तो बोहर ने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर, निम्न का मतलब है सबसे निम्न नहीं, उससे कम, मान लीजिए तीसरे के लिए दूसरा निम्न है, दूसरे के लिए पहला निम्न है,
किसी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है। बच्चों ये इनका ऊपर नीचे जाना कहलाता है संक्रमण, ट्रांजिशन। 3 से 2 आया तो संक्रमण, 2 से 3 जाएगा फिर संक्रमण। संक्रमण करता है जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो वह इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन। ये तो पता चल गया, लेकिन कितनी, इन दोनों के अंतर के बराबर। कितनी ऊर्जा 10, कितनी ऊर्जा 8। तो जब ये इलेक्ट्रॉन 10 में से 8 में आएगा तो उसे कितनी ऊर्जा निकालनी पड़ेगी, 2। मतलब दोनों ऊर्जा स्तरों के ऊर्जा अंतर के बराबर वो क्या निकाल देगा, ऊर्जा। और ये बच्चों ऊर्जा निकलती है वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, मतलब फोटानों के रूप में। उसने कहा तो वह इलेक्ट्रॉन दोनों कक्षाओं के, कौन सी 2 कक्षा, जिसमें से चला और जिसमें पहुंचा, दोनों कक्षाओं की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर ऊर्जा वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आगे काम आएगी आपके बहुत। उत्सर्जित करता है। इलेक्ट्रॉन जब अपनी कक्षा में घूम रहा है तब उससे कोई ऊर्जा नहीं निकलेगी, लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जा रहा, मान लीजिए 4 से कहां गया, 2 में, 5 से कहां गया, 1 में, 3 से कहां गया, 2 में, तो इस दौरान वो इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से ऊर्जा निकालेगा, किसके रूप में, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। और इन वैद्युत चुंबकीय तरंगों की जो ऊर्जा होगी वो उन 2 कक्षाओं की ऊर्जा के अंतर के बराबर होगी जिसमें उन्होंने संक्रमण किया। मान लीजिए कोई 4 से उठ के 2 में आया, और 4 की ऊर्जा है 20 और यहाँ 2 की ऊर्जा है 8, तो वो अपने अंदर से कितनी ऊर्जा निकाल लेगा, 12। 20 - 8, दोनों कक्षाओं की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर ऊर्जा किसके रूप में, वैद्युत चुंबकीय तरंगों मतलब फोटानों के रूप में उत्सर्जित करेगा। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन E1 से उठ के E2 में पहुंचा, या E2 से उठ के E1 में पहुंचा, ऐसे कह लो, तो जो ऊर्जा निकलेगी वो कितनी होगी, E2 - E1, और ये होगी h न्यू के बराबर। h न्यू क्या है, फोटान की ऊर्जा। मान लीजिए एक फोटान निकला तो उसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी, h न्यू। तो ये है वैद्युत चुंबकीय तरंगों की ऊर्जा। क्या समझ आई मेरी बात, पक्का? चलिए, अगर समझ आ गई तो बहुत बढ़िया, वरना आप इसको ध्यान से देखें एक बार और आप समझ जाएंगे। लास्ट पॉइंट लिखते हैं बोर के परमाणु मॉडल का। एनसीईआरटी में 3 ही दे रखे हैं, लेकिन हम जरूरी नहीं है कि 3 ही लिखें, हम तो समझ के लिखेंगे भाई। नंबर 4, जैसे इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करता है ऊपर से नीचे आते टाइम, ऐसे ही कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से ऊर्जा लेके किसी उच्च ऊर्जा स्तर में भी जा सकता है। ये बोहर ने बताया। क्या बताया बोहर ने, कि बाहर से ऊर्जा प्राप्त होने पर कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से उठकर या अपने ऊर्जा स्तर से उठकर, ऐसे लिखूं अच्छा रहेगा ज्यादा, अपने ऊर्जा स्तर से उठकर, मतलब ऐसे नहीं जाता है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे जाता है, ये होते हैं वेव फंक्शन। जब आप पढ़ोगे बड़ी क्लासों में तब पता चलेगा, गायब होके पहुंचता है, यहां दिख रहा था अब वहां दिखेगा। ऐसा नहीं कि चलता हुआ दिखाई देगा इलेक्ट्रॉन दूसरी से तीसरे में, लेकिन हम समझाते ऐसे ही हैं। ऊर्जा स्तर से उठकर किसी उच्च ऊर्जा स्तर में, किसी उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है ना गजब की चीज। अभी तो हमें पता चला था कि कोई इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से ऊर्जा निकाल लेगा और नीचे चला जाएगा। अब हम कह रहे हैं कि अगर उसको ऊर्जा मिल गई तो ऊपर जाने में भी हिचकेगा नहीं, पहुंच जाएगा, वो चला जाता है। परंतु ये सुनना ध्यान से, उस उच्च ऊर्जा स्तर में
यह इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बहुत अधिक अस्थायी, मन नहीं लगता वहां इसका, बहुत अधिक अस्थायी होता है, अस्थायी होता है, मन नहीं लगता। कहता है कि भाई मैं ऊपर नहीं रहूंगा, मैंने ऊर्जा लेके हाथ हो गया, मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं तो नीचे जाऊंगा। और कुछ ही समय में, कितने समय में, 10⁻⁻7 सेकंड के आसपास वापस किसी निम्न ऊर्जा स्तर में लौट जाता है ना गजब की बात। क्या कहा कि ऊर्जा ली ऊपर पहुंच गया, मन नहीं लगा। उसने कहा भाई साहब हम तो ऊर्जा देंगे वापस और हम तो किसी निम्न ऊर्जा स्तर में पहुंचेंगे। अब सुनना ध्यान से क्या बता रहा हूं। मान लीजिए वो पहले से उठ के ऊर्जा ली और चला गया तीसरे में, तो बात बच्चों तीसरे में उसका मन नहीं लगेगा, तीसरे में से वो कहां भी लौट सकता है, दूसरे में, और वो कहां भी लौट सकता है, पहले में। उसकी मर्जी है, जहां वो रुकना चाहता है वहां जाके रुकेगा। तो बच्चों ये था हमारा बोर का परमाणु मॉडल। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा आपको। चाहता तो मैं ये कि इसको एक ही वीडियो में निपटाऊं, इसकी कैलकुलेशन है मैथमेटिकल कुछ, लेकिन एक ही वीडियो में करूंगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो उसका मैथमेटिकल पोर्शन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वहाँ हम बोर मॉडल को खत्म कर देंगे। फिर कुछ हमारे स्पेक्ट्रम पढ़ने हैं, अवशोषण और उत्सर्जन, मतलब इस चैप्टर में हम लगभग 7 से 8 वीडियो करेंगे छोटी छोटी, वरना 4-5-6 में कर देता मैं फिर, लेकिन लेंदी हो जाती। उम्मीद है आज आपको समझ आ गया होगा, आप इसको ध्यान से पढ़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।